विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों के अनवरत रूप से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा परस्पर चल रहा है। लेकिन देखिए, बिंदु में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को मैं एक विशेष जानकारी दूंगा कि राज्य सरकार ने आप लोगों का 40% जो कोर्स है वो कम किया है और 40% कोर्स में विशेष हिंदी के अंतर्गत व्याकरण के भी कुछ बिंदु हैं वो कम किए हैं और उसके साथ साथ जो किताब है उसमें से भी कुछ पाठ हटाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, ये मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ कि पहला बिंदु है हमारा छंद, ठीक है, और छंद में से आप लोगों के गीतिका छंद को हटा दिया गया है। दूसरा छंद है द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित छंद को हटा दिया गया है, द्रुत विलंबित को हटा दिया गया है। इसके साथ वंशस्थ को हटा दिया गया है और एक जो कवित्त छंद है उस कवित्त छंद को भी हटा दिया गया है। ये 4 छंद हैं, ये आप लोगों के कम कर दिए गए हैं, ध्यान रखना है। अलंकार है, तो अलंकार में देखिए एक तो विशेषोक्ति जो अलंकार है उसको हटा दिया गया है। विशेषोक्ति विशेषोक्ति अलंकार है वो हटा दिया है। दृष्टांत हटा दिया है, दृष्टांत को हटा दिया गया है और मानवीकरण को हटा दिया गया है। ये 3 अलंकार हैं जो आप लोगों के कम कर दिए गए हैं। अब आती है किताब, तो किताब में पहली जो आप लोगों की किताब है वो है सरयू। सरयू है, सरयू में से चौथा पाठ, 5वां पाठ, छठा पाठ, 12वां पाठ, 15वां पाठ, 19वां पाठ, 20वां पाठ और 22वां पाठ ये हटा दिए गए हैं। दूसरी किताब है आप लोगों के मंदाकिनी, जो मंदाकिनी है उसमें से चौथा पाठ, 5वां पाठ, 7वां पाठ और 11वां पाठ ये पाठ हटा दिए गए हैं, ध्यान रखना है। और जानकारी के लिए आप जो बोर्ड की वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, उस पर जाकर के और संशोधित जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो हमारी जानकारी में आया है वह मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख करके बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम अगले बिंदु पर आगे चलते हैं। तो देखिए अब बात आती है, बिंदु चल रहा है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास में पद्य भाग, और पद्य भाग में हमने पुनर्जागरण काल को पढ़ा था। उसके बाद आता है आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल है पुनर्जागरण काल के बाद, अर्थात भारतेंदु जी के बाद। तो किस प्रकार से इसका नाम आधुनिक काल हुआ, ये सारी प्रक्रिया जो है इसमें आएगी। तो हम लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के लेखन का कार्य अनेक लेखकों हिंदी साहित्य
के इतिहास लेखन का कार्य अनेक लेखकों व साहित्यकारों ने किया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेखन सबसे प्रामाणिक व सर्वमान्य माना जाता है। सर्वमान्य व प्रामाणिक माना गया है। इन्होंने दो 2000 वर्ष के हिंदी साहित्य लेखन को चार भागों में बांटा है या विभाजित किया है। बांटा की जगह विभाजित लिख लीजिए। विभाजित किया है। कौन कौन से भाग हैं ये आपको लिखना है, नोट करना है। पहला है आदिकाल, ध्यान रखना है। आदिकाल, आदिकाल है। आदिकाल का दूसरा नाम बाद में इन्होंने भी दिया है और अन्य साहित्यकारों ने भी दिया है। इसको कहा है वीरगाथा काल। ये कब से कब तक रहा है ये हम लिख रहे हैं 1050 से 1375 तक।
दूसरा है मध्यकाल। जिसको दूसरा नाम दिया है भक्ति काल। भक्ति काल का नाम इसको दिया गया है और ये रहा है 1375 से 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल या श्रृंगार काल, बाद में नाम अन्य साहित्यकार जो हुए हैं उनके द्वारा दिया गया। अब देखिए ये रहा 1700 से 1900 तक इन्होंने माना है। बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने इसको, किसी ने 1857 तक माना है तो किसी ने 1885 तक माना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी ने 1850 तक ही स्वीकार किया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1700 से 1900 तक माना है। और जो चौथा है वो दिया है आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो देखिए इसको भी जो अन्य जो साहित्यकार हैं उन्होंने नाम दिया है गद्य काल। ये ध्यान रखना है आपको, इसको भी नाम दिया गया है गद्य काल। और ये 1900 से आज तक माना जाता है, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है ये भी आधुनिक काल है। तो इस प्रकार से इसका काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अब हम इसमें जो आप लोगों के वीरगाथा काल है, भक्ति काल है और रीति काल है, अर्थात आदि काल है, मध्यकाल है और उत्तर मध्यकाल है, इसको कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। और आप लोगों के कक्षा 12 में इसमें से सिर्फ आधुनिक काल जो है, अर्थात जिसको गद्य काल का नाम दिया गया है, ये है आप लोगों के है, और इसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में क्या इसकी प्रस्तावना है, इसका अर्थ क्या है, उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थी, क्या परिस्थितियां थी, इन चीज़ों को एक एक करके हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे और बढ़ते हुए जाएंगे। इसका उपविभाजन भी आएगा अभी तो।
जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का भी उपविभाजन किया गया है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे इसको मिटाल करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ डालेंगे हम प्रस्तावना। और प्रस्तावना में लिखेंगे रीतिकाल की समाप्ति के बाद, रीतिकाल के समापन के या समाप्ति के बाद देश में अनेकों प्रकार के परिवर्तनों का उदय हुआ। अनेकों प्रकार के परिवर्तनों का उदय हुआ। यह काल सर्वत्र नवीन विचारधाराओं या फिर नवीन धारणाओं का काल, नवीन धारणाओं का काल था। नवीन धारणाओं का काल था। अतः प्राचीन प्राचीन सामंती
वातावरण पर, जो सामंती वातावरण उस समय देश में चल रहा था, उस सामंती वातावरण पर नवनिर्माण की उद्धत भावना ने जन्म लिया। उद्धत भावना ने जन्म लिया। जीवन की विविध धारणाओं में जीवन की जो विभिन्न धारणाएं हैं, उन धारणाओं में नवीनता का समावेश हुआ। नवीनता का समावेश हुआ। अतः यही वह समय था यही वो समय था जब आधुनिक काल की पूर्व पीठिका की स्थापना हुई। तो देखिए, ये हुई हमारी प्रस्तावना। पुनः देख लीजिए कि रीतिकाल की समाप्ति के बाद देश में अनेकों प्रकार के परिवर्तनों का उदय हुआ। यह काल सर्वत्र अर्थात सभी जगह नवीन धारणाओं का काल था। अतः प्राचीन सामंती वातावरण पर नवनिर्माण की उद्धत भावना ने जन्म लिया। जीवन की विविध धारणाओं में नवीनता का समावेश हुआ। अतः यही वह समय था जब आधुनिक काल की पूर्व पीठिका की स्थापना हुई थी। तो ये आप लोगों के आया है। अब बिंदु आता है आप लोगों के आधुनिक काल का अर्थ। आधुनिक काल का अर्थ। जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है, घटित हो रहा है, उसे आत्मसात कर
उसे आत्मसात कर नवीन मूल्यों की स्थापना करने नवीन मूल्यों की स्थापना करने तथा वैचारिक एवं उपयोगी तत्वों को तत्वों को अंगीकार कर वैचारिक एवं उपयोगी तत्वों को अंगीकार कर लेना आधुनिकता है। आधुनिकता है अर्थात ये इसका अर्थ हो गया कि आधुनिकता क्या है। अब रही बात यहाँ से आगे इसकी परिभाषा वगैरह भी आएंगी एक आध, तो वो भी आप लोगों को इसमें लिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से जो आधुनिक काल है किन बिंदुओं के आधार पर उनका नाम आधुनिक काल रखा गया है, अर्थात नवीन जीवन मूल्य क्या थे, वैचारिकता क्या थी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो यहाँ तक इसको आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट करके इसको संग्रहित कर लें। अगले वीडियो में इससे आगे का जो मैटर है वो लेकर के हम चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।